अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। स्कूल में जब हम तालीम हासिल करते थे तो उस वक्त पढ़ाया जाता था कि जमहूरियत के 4 सुतून होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव जो क़ानून, लेजिस्लेचर से मतलब ये है कि जहाँ पे क़ानून बनता है, और क़ानून पर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव होता है जिसमें हुकूमत के या गवर्नमेंट मुलाजिमीन जो होते हैं, चाहे वो IAS IPS हो या स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजिम हों, ये होते हैं। तीसरा होता है जुडिशरी जो कि इंसाफ का तराजू या इंसाफ की उम्मीद जिससे लगाई जाती है। अगर हुकूमत नाकाम होती है या एग्जीक्यूटिव या हुकूमत के पॉलिसी पे अमल करने वाले नाकाम होते हैं तो फिर आप जुडिशरी का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का भी अगर हम बात करेंगे तो उन तक आप जाके अपना इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और चौथा सुतून होता है मीडिया। ये चीज़ जमहूरियत के 4 सुतून हैं और जमहूरियत को हर एक से ताकत मिलती है, एक दूसरे के सहारे से जो ताकत मिलती है जमहूरियत में, ये 4 ही काम आते हैं। मीडिया के ताल्लुक़ से यकीनन बहुत ज़्यादा मीडिया तो अब फ़िल वक्त काफ़ी बदनाम है। कोई गोदी मीडिया कहता है तो बहरहाल कोई बिकाऊ मीडिया कहता है। तो मीडिया के ताल्लुक़ से तो काफ़ी ज़्यादा बदनामी या मीडिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा आम हो गया है कि किस तरह मोदी को बचाने के लिए या मोदी मीडिया को बचाने के लिए या ऐसा ही जो भी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है उनको हुकूमत की किस तरह काम किया जा रहा है मीडिया के ज़रिए, या मीडिया पे जो दबाव बना के रखे हैं उसलिए मीडिया किस हद तक काम कर रहा है। जहाँ तक लेजिस्लेचर का मामला है, लेजिस्लेचर का ये है कि जहाँ पे क़ानून बनाया जाता है, चाहे वो हम अगर रियासत की बात करेंगे तो असेंबली उसमें आता है, या अगर हम मरकज़ की बात करेंगे तो पार्लियामेंट वहाँ पे आता है जहाँ पे क़ानून बनाए जाते हैं। तो क़ानून बनाए जाने का जो ऐवान होता है, वहाँ के जो लोग उसमें, चाहे वो MLAs हों या MPs हों, उनकी नीयत के ऊपर तो हर एक को शक है, शुबा है। उनकी नीयत की बात कीजिए आप या धर्म ईमान की अगर बात करेंगे तो हर एक को काफ़ी ज़्यादा उनसे नाउमीदी ही मिली है। रहा सवाल एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो क़ानून बनाने के लिए या क़ानून बनाने के टाइम पे जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है वो एग्जीक्यूटिव तैयार करती है और एग्जीक्यूटिव फिर उसे इम्प्लीमेंट भी करती है एक बार मंजूरी मिलने के बाद। तो IAS IPS की मामला जहाँ तक है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक है, पुलिस सर्विस एक है। पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो पुलिस से यकीनन हर वक्त पुलिस का जो जानिबदाराना रवैया रहा है उससे तो हर वक्त ख़ास तौर पे मुसलमानों को और कमज़ोर तबक़ात को, जिसमें दलित ख़ास तौर पे शामिल हैं, उनको हर वक्त शिकायत रही है। तो बात यह है कि अब बात आती है एग्जीक्यूटिव की। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो क़ानून तो बनता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव से भी कोई ख़ास उम्मीद बाकी नहीं रही है। इसलिए कि मैं सिर्फ एक छोटा एक एग्ज़ाम्पल ये दूंगा या मिसाल इसकी दूंगा कि मरकज़ की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 20 करोड़ के करीब हिंदुस्तान में मुसलमान रहते बसते हैं, यकीनन रोज़ाना की ज़िंदगी यहीं पे गुजारते हैं। तो 20 करोड़ आबादी के लिए हिंदुस्तान के बजट में सिर्फ 4,500 बल्कि 4,200 करोड़ रुपए ही दिए जाते हैं। अलबत्ता दूसरों की अगर हम बात करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं काफ़ी भी नहीं, एक बार नहीं 3 बार कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा है। तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना में तो सेक्युलर गवर्नमेंट है। अगर हम तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में 50 लाख मुसलमान रहते हैं और 56 लाख शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं और 43 लाख शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। अगर वाकई में इंसाफ होना है तो यहीं पे आपको मालूम हो जाएगा कि 56 लाख लोगों का जो असेंबली में बजट या रियासत में जो बजट दिया जाता है उनको तकरीबन अब बढ़कर 15,000 करोड़ था, अब बढ़कर 17,000 करोड़ रुपए उन्हें सालाना दिए जाते हैं। और ये वापस भी नहीं होता है, जारी करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये कैसा भी इस्तेमाल करना है। इसलिए कि पार्लियामेंट का क़ानून है, उसके तहत SC और ST को ये फ़ायदा है। हरगिज़ मेरा मकसद ये नहीं है कि हम SC ST को बताकर या उनको निशाना बनाना, सिर्फ ये कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ मैं। और 56 लाख लोगों के लिए 17,000 करोड़ रुपए अब दिए जा रहे हैं
और 43 लाख लोगों के लिए जो एसटी से तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें लंबाड़ी, आदिवासी और शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं जिन्हें कहा जाता है, उनको दिया जाता है तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए। बात आती है मुसलमानों की या माइनॉरिटीज़ की, जिसमें मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, जैन हैं, इनकी बात आती है। ये लोग की तादाद है 50 लाख और इनका बजट है 1200 करोड़ रुपए। तो यहीं पे मालूम हो जाता है कि कौन कितनी, किसकी नीयत कितनी साफ़ है। इसीलिए शायद लेजिस्लेचर पे से आवाम का, मासूम आवाम जो होती है, उनका भरोसा आहिस्ता आहिस्ता उठते चले जा रहा है। हाँ, एक तबका ऐसा है जिन्हें गुज़िश्ता 8 साल से मज़हब के नाम पे बेवकूफ़ बनाते चले जा रहे हैं और वो बनने में उनकी कोई परेशानी नहीं हो रही। बड़े खुशी से वो बेवकूफ़ भी बनते जा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अंधभक्त बनते चले जा रहे हैं। इनकी अगर हम बात करेंगे तो ये तकरीबन 30% के करीब लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में जो सांप को जिताते चले जा रहे हैं। तो उनको ये एक कहा जा रहा है कि मज़हब के नाम पे बहका के या मज़हब का जो नशा है वो चढ़ाकर उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि हम रहेंगे तो मुसलमान जगह पे रहेगा। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि मुसलमान को किसी हद तक डर या किसी किस्म की परेशानी ये तो दिखाई नहीं दे रही है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर मुसलमान वाक़ई में बीजेपी के डर से हो, सांप के डर से हो या बहरहाल किसी के भी डर से हो, सुधर जाता है और सच्चा मुसलमान अगर बनता है, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें न लेजिस्लेचर की फ़िक्र रहेगी, ना एग्जीक्यूटिव की फ़िक्र रहेगी, ना पुलिस से डर रहेगा, ना किसी चीज़ से डर रहेगा। हम सिर्फ ये है कि बुनियादी बात यह है कि हम अगर सही हो जाएंगे और सही मुसलमान अगर हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। अलबत्ता मैं इस वक्त की बात, खैर ये तमहीद तो हो गई, तमहीद बांधने की बात ख़त्म करके बात ये कहूँगा कि इस हफ्ते जो सबसे बड़ी तकलीफ़देह बात, एक तकलीफ़देह बात बयानों में हुई थी। आप समझ गए होंगे कि किस तरफ ले जा रहा हूँ, लेकिन उसका अच्छा पहलू ये था कि जब हमारे होश, जब हमारी नींद उड़ गई थी, तो उसके बाद मुसलमानों में एक किस्म का सुधार ये आया था कि हम तालीम की तरफ और कारोबार के तरफ ज़्यादा चले गए बहनों के बाद से। लेकिन इस मरतबा, इस हफ्ते जो चीज़ हुई है वो गुजरात हुकूमत ने 15 अगस्त के दिन आज़ादी, यौम आज़ादी, जिस वक्त जो अभी अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है, गुजरात हुकूमत ने 11 लोगों को ऐसे, ये कहूँगा कि जो जानियों को, बिल्किस बानो जो गुजरात की, अगर मैं हिंदी के लफ्ज़ में कहूँगा कि जो पीड़ित थी, अगर बिल्किस बानो उसका नाम था, ये देखकर इन 11 लोगों को, जिन्होंने ना सिर्फ बिल्किस बानो जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी उसका रेप किया, बल्कि उनकी वालदा का भी रेप किया और 7 लोगों को उनके घर के मौत के घाट उतार दिया था। उन लोगों को गुजरात हुकूमत ने जेल से रिहा कर दिया है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि गुजरात हुकूमत ने क्यों रिहा किया, अब भक्त लोग जो अंधे हैं, अंधों को ये दिख रहा कि सुप्रीम कोर्ट की उसमें हिदायत थी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत यही थी कि आप इस मसले पे इन 11 लोगों के ऊपर, इन 11 लोगों के केस के ऊपर 3 महीने के अंदर अपना काम, अपना फैसला या इनके ताल्लुक़ से आगे मुस्तकबिल में इनके साथ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इसकी बात थी कि 3 महीने में आप ये मसले को निपटा दो। चाहे उम्र कैद, आप ज़िंदगी भर जेल में रहो या और कोई सज़ा अगर आप देना चाह रहे हैं तो। लेकिन गुजरात ने उसका फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों को छोड़ दिया है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मेरे एक ग्रुप में ये बात आई थी कि जो हुआ वो 10 साल या बल्कि 12 साल 2008 में इन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। वहाँ पर भी एक फ़ॉल्ट था कि उम्र कैद होना तो ये चाहिए था कि उन्हें फांसी पे लटकाने की बात आना चाहिए था, लेकिन उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। और एक ग्रुप की जो बात हो रही थी, ग्रुप में ये बात आई थी कि 12 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जेल में गुजार लिए, लिहाजा उन्हें रिहा करना चाहिए। तो इससे ये मालूम होता है कि पढ़े लिखे जाहिल जिसे कहते हैं, ऐसे लोग भी आजकल बहुत आम हो गए हैं, जिसकी बात जो बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, लखपति करोड़पति या लाखों में सैलरी उठाते हैं,
ऐसे लोगों का एक तबका निकला है जो अंध भक्त के नाम से या अंधे आँख रखकर भी वो नाबीना होने के काम करते हैं। तो ऐसे लोग ये बात शुरू किए हैं। लेकिन हमें भी ये मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही कहा था कि डिसाइड द मैटर विद इन 3 months। ये बात नहीं कही थी कि 11 लोगों को आप बाइज्जत बरी कर दो या बाहर निकलेंगे तो VHP जैसा फूल पिनाई है, ये फूल पिनाने की बात नहीं कही थी सुप्रीम कोर्ट में। ये बात हमारे को भी मालूम होना चाहिए। और जब कभी, पहले तो ये बातों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम उलझते हैं तो हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। खैर, ये ऐसी बात है कि ये चीज़ आ गई थी, पहले तो CBI इंक्वायरी की थी और CBI ने ये बात कही थी, लेकिन जो कमेटी इनकी रिहाई की सिफारिश की है उसमें CK राहुल जी एक हैं और सुमन चौहान हैं। CK राहुल जी और सुमन चौहान की अगर हम बात करें, गोधरा कलेक्टर इस कमेटी के सदर थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं वो। उनकी अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से राहुल जी की अगर हम बात करेंगे तो राहुल जी शंकर सिंह वाघेला की हुकूमत में वो मिनिस्टर रहे थे 1990s में। उसके बाद शंकर सिंह वाघेला के साथ उन्होंने कांग्रेस में फूट डालकर BJP में अपने आप को शामिल कर लिया था। और जहाँ तक सुमन चौहान का मामला है, सुमन चौहान MLA है और साबिक गोधरा MP की बहू भी है। इनके जो ससुर थे सुमन चौहान के, उनका नाम था प्रभात सिंह चौहान। और इसके अलावा 2 मेंबर्स हैं जिनमें गोधरा म्यूनसिपल काउंसिल और BJP लीडर मूल चंदानी इसमें कमेटी में थे, और स्नेहा बेन बाटिया भी हैं जो BJP वर्कर है, सोशल वर्कर है। बहरहाल जो भी हो, अलबत्ता बिल्किस बानो की लॉयर जो वकील है शोभा गुप्ता, उन्होंने कहा कि एक औरत को, एक खातून को, एक हिंदुस्तानी औरत को हिंदुस्तान में बग़ैर किसी डर के रहने की जो आज़ादी थी, इस रिहाई के बाद वो ख़त्म हो गई है। खैर, ये बात अपनी जगह है। ये सब चीज़ बिल्किस बानो का केस है, मुसलमान थी तो शायद इसीलिए 11 लोगों को छोड़े। गुजरात में वैसे इलेक्शन इस साल होने वाले हैं, तो क्या रन अप टू द इलेक्शन में ये बताने की कोशिश हो रही है, फिर से मुसलमानों में एक डर खौफ का माहौल बनाने की कोशिश तो नहीं है कि हम 11 लोगों को छोड़ देते हैं जो बिल्किस बानो के साथ, बिल्किस बानो की वालदा के साथ और 7 दीगर अफराद का कत्ल करने में इन लोगों का हाथ था। ये एक कोशिश हो सकती है, मगर इन सब चीज़ों में BJP के ताल्लुक़ से अगर हम बात करेंगे तो BJP एक मरकज़ का एक इदारा है जो पूरे MPs और MLAs की किरदार और उनकी जायदाद और उनके जो भी काम रहते हैं, कारस्तानी रहती है उनकी, उसके ऊपर ADR एक हर वक्त रिपोर्ट देता है सालाना। लेटेस्ट ADR रिपोर्ट में कहा गया है कि 363 ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर मुकदमात लगे हुए हैं। उसमें 296 MLAs हैं और 67 MPs हैं। और इन सब में 363 में जिसमें MLAs और MPs हैं, उसमें अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दागदार, रेपिस्ट, चोर, लफंगे जो भी होते हैं, इसमें BJP की तादाद सबसे ज़्यादा है। इसके बाद यकीनन कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है और दूसरे एक के बाद एक ये पार्टी सभी आते हैं। बहरहाल ये बात हो रही है कि हिंदुस्तान में जितने लोग दागदार हैं, जिनके ऊपर केसेस हैं, यही लोग सियासत में जाते हैं। इस बात की फिर से तस्दीक हो गई है। और हिंदुस्तान में जहाँ तक रेप का मामला है, अगर हम देखेंगे तो इस्मत रेज़ी का मामला है, ये हिंदुस्तान का सबसे आम जुर्म है। तकरीबन चौथे मुकाम पर ये आम तौर पे रेप के इंसिडेंट्स हिंदुस्तान में होते हैं, हिंदुस्तान भर में। अगर 2019 की एनुअल रिपोर्ट द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत अगर हम जाएंगे तो तकरीबन 32,000 रेप के केसेस हिंदुस्तान में रजिस्टर हुए थे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि रजिस्टर हुए थे, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो रजिस्टर भी नहीं होते हैं। तो इसका ही अगर हम हिसाब डालेंगे तो ऑन एन एवरेज रोज़ आना तकरीबन 88 केसेस हिंदुस्तान भर में रेप से मुतालिक या ख़वातीन के साथ बदसलूकी के रजिस्टर किए जाते हैं। और ये 2020 में
ये 77 के करीब हो गए थे, बल्कि 2020 में मैं ये कहूँगा कि 28,000 रेप के केसेस रजिस्टर हुए थे हिंदुस्तान भर में। तो रोज़ाना हिंदुस्तान भर में 80 मर्डर्स होते हैं और रेप के केसेस इतने ज़्यादा होते हैं। तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान कहाँ पर जा रहा है। तो ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है। और सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ होते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में रजिस्टर होते हैं। तो एक बिल्किस बानो का मामला नहीं, बात यह है कि अगर हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है तो उसमें तकरीबन 50% ख़वातीन भी होए, तो आप ये लगाइए कि 70 करोड़ ख़वातीन क्या हिंदुस्तान में मोदी साहब की हुकूमत में, योगी साहब की हुकूमत में, या दीगर जो भी, चाहे वो मध्य प्रदेश के चौहान हों या अभी महाराष्ट्र के शिंदे हों, बहरहाल बीजेपी रियासतों में क्या ये ख़वातीन महफूज हैं। सवाल इस बात का आता है, सवाल ये नहीं है कि बिल्किस बानो हैं या भारती कोई है या कोई और नाम से कोई खातून है। खातून क्या हिंदुस्तान भर में बीजेपी रियासत के, बीजेपी हुकूमत में ख़वातीन इससे सेफ़ हैं क्या? मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे कह दूँगा, कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का ताल्लुक़ से उनका नाम आता है रेप के मामले में। अगर वैसे ही देखेंगे तो बड़े बड़े लोग हैं, स्वामी चिन्मयानंद हैं, भोजपाल सिंह हैं, विजय जॉली है, कश्मीरा अनिल भोंसले है, वेंकटेश मौर्य है, निहाल चंद है, प्रमोद गुप्ता हैं। ऐसे बहुत सारे बीजेपी के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं कि जिनके अंडर में, या मैं ये कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि क्या बीजेपी के दौरे हुकूमत में, चाहे वो मरकज़ में हो या रियासत में हो, हिंदुस्तान की 70 करोड़ माएँ बहनें महफूज हैं, महफूज ज़िंदगी गुजार सकती हैं, बग़ैर डरे के अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। इसके लिए हिंदुस्तानियों को सोचना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को सोचना होगा, हिंदुस्तानियों को सोचना होगा। फिर फ़ैसला करना पड़ेगा कि किसकी हुकूमत अच्छी है, या सभी इस हमाम में सभी नंगे हैं कि मज़दाक़। क्या पूरे पॉलिटिशियन इसी कैटेगरी के होते हैं जो वक्त पर फ़ायदा गरीब मासूम आवाम से उठाते हैं? मैं एग्जीक्यूटिव की बात किया तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में किस तरह क़ानून बनाए जाते हैं और किस तरह क़ानून पर अमल आवरी होती है। जब बजट का मामला होता है तो 20 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए 4,200 करोड़ मिलते हैं, और तेलंगाना के 50 लाख मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमान, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या 1200 करोड़ रुपए बस है, या हमें भी तकरीबन अगरचे के 17,000 करोड़ नहीं मिले या 10,000 करोड़ नहीं मिले, तो क्या 5,000 करोड़ के हद तक मुसलमानों के साथ इंसाफ हो सकता है? अगर 5,000 करोड़ मिले तो इसके ऊपर सोचना चाहिए। हमें इस बात को आम करना चाहिए ताकि हुकूमत वक्त, चाहे वो मोदी की हो, चाहे वो चंद्रशेखर राव की हो, किसी की भी हो, बात तो करना चाहिए और बात करने से बात बनती है। मैं यही बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।